अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक जो है वो अल्कीन के सिलसिले में आखिरी थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया था यूजेस ऑफ ईथीन के हवाले से। तो ईथीन के इस्तेमालात जो हैं उस हवाले से सबसे पहले तो उसने ये बयान किया है कि जी ईथीन इस्तेमाल होती है पॉलीथीन की तैयारी में, जिसका कि ज़िक्र आपने पीछे पढ़ा भी हुआ है कि ईथीन जो है अगर उसकी पॉलीमराइजेशन की जाए तो उससे एक प्लास्टिक नुमा मटेरियल बनता है जिससे शॉपर बैग वगैरह भी बनते हैं, जिसको पॉलीथीन कहते हैं। तो ईथीन जो है वो पॉलीथीन की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है, जो कि प्लास्टिक मटेरियल है, और वो प्लास्टिक की केबल्स यानी तारें वगैरह, बैग्स वगैरह, बॉक्सेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें तैयार करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ईथीन जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों को मसनूई तौर पे पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आम वगैरह कच्चे जो हैं वो आपने देखा होगा अक्सर घरों में भी वो बाज़ार से एक पाउडर की तरह का मटेरियल मिलता है, तो घरों में लोग टोकरियों के अंदर अखबार वगैरह या रद्दी कागज़ वगैरह रख के उसके अंदर आम वगैरह एक तरतीब के साथ लगा के और बीच में वो पुड़िया जो है पाउडर की उसको रख देते हैं और उसको अच्छी तरह ऊपर से ढाँप देते हैं। बेसिकली वो मकसद उस मटेरियल का या उस केमिकल का जो है वो गैस पैदा करना है, और अक्सर वो गैस जो है वो ईथीन भी हो सकती है। तो उस गैस की वजह से फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ जो फल उस टोकरी के अंदर होते हैं वो पकना शुरू कर देते हैं, और इस चीज़ को हम मसनूई तरीका यानी फलों को पकाने का कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो उसके लिए भी वो कहता है ये इस्तेमाल होती है। और इसी तरह एक जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे भी, एनेस्थेटिक का मतलब ये है कि यानी जैसे अस्पतालों में ऑपरेशन से पहले मरीज़ों को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया वगैरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उस मकसद के लिए भी आप यूँ कह लें कि इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आगे जो चौथा और आखिरी यूज़ है इसका वो है एक मस्टर्ड गैस की तैयारी में। मस्टर्ड गैस जो है वो बेसिकली गैस नहीं होती, जिसका जिक्र वो भी आपको करेगा भी आपकी बुक के अंदर। वो कहता है कि मस्टर्ड गैस जो है ये एक केमिकल है जो जंग अजीम अव्वल में या वर्ल्ड वार 1 में इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है एक वेपन यानी कि हथियार के तौर पे। और इसका ये जो नाम है मस्टर्ड गैस वो इसकी सरसों की तरह की स्मेल की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। और ये बेसिकली गैस नहीं होती बल्कि एक हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है जिसको कि हवा के अंदर मिस्ट यानी धुंध की तरह डिस्पर्स यानी फैला दिया जाता है, और उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कतरे जो हैं वो धुंध के कतरों की तरह जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं। अब ये ख़तरनाक किस सेंस में है कि वो कहता है कि ये एक पावरफुल वेसिकेंट है। वेसिकेंट का मतलब है कि यानी ये बहुत ज़्यादा जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर खारिश वगैरह जो है वो पैदा करती है, जिसके नतीजे में वो पानी की तरह के जैसे छाले स्किन के ऊपर बन जाते होते हैं, इस तरह वो ब्लिस्टर्स या छाले जो हैं वो बन जाते हैं। तो इस वजह से इसको जंगे अजीम अव्वल में बेसिकली आप यूं कह लें कि दुश्मन को इलाके से भगाने के लिए एक हथियार के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब मैं आपको इसका जो प्रिपरेशन के हवाले से उसने रिएक्शन दिया हुआ है वो मैं आपको ज़रा समझा दूं कि ईथीन और सल्फर मोनोक्लोराइड जिसको कहते हैं, ये S2Cl2 जो है ये सल्फर मोनोक्लोराइड है। समझाने की खातिर मैंने S2Cl2 के दोनों सल्फर एटम और दोनों क्लोरीन एटम जो हैं वो इस तरह अलग अलग करके लिख दिए हैं, और 2 ईथीन के मालिक्यूल जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब ये राइट साइड पे प्रोडक्ट कैसे बननी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ईथीन के दोनों मालिक्यूल जो हैं वो मैंने इस तरह आपके सामने बयान किए हैं, और ये यहाँ से समझ लें कि ईथीन के जो 2 बॉन्ड हैं दोनों मालिक्यूल्स के अंदर वो ऐसे टूट जाते हैं, और कार्बन के दोनों एटम जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह सल्फर के साथ शेयर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर से उठाया, जो कार्बन के साथ शेयर हो रहा था वो उठाया और उसको यहाँ रखा, और इसी तरह इस कार्बन नीचे वाली ने भी अपना जो इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन के साथ शेयर हो रहा था वो यहाँ रखा, और ये नीचे सल्फर की कन्फिग्रेशन मैंने लिखी है, 16 उसका एटॉमिक नंबर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सल्फर के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं,
जिसकी वजह से सल्फर भी एक वक्त में 2 बॉन्ड जो है वो बना सकती है। तो लिहाजा सल्फर भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह रखती है और एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ शेयर करके तो ये इधर से बॉन्ड बनता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास अपना अपना बच गया, वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्लोरीन के साथ शेयर करना है, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 लोन पेयर होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता होता है। तो लिहाजा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ इस तरह शेयर करती है, जिसके नतीजे में इस साइड पे भी ये एक बॉन्ड जो है वो बनता है। तो ये वो शय है जिसको हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। बाज़ किताबों में इसके लिए अब जो नॉमेनक्लेचर के मुताबिक तरीक़ाकार नाम लिखने का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 1-1-1-2 का तरीक़ाकार भी नंबरिंग का इस्तेमाल होता है और अल्फ़ा बीटा का जो है वो भी तरीका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये आप यूं कह लें कि अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, या इसको अल्फ़ा कह लें इसको बीटा कह लें, वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बहरहाल इसमें आपकी किताबों में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है तरीक़ाकार, वो इस कार्बन को अल्फ़ा और इसको बीटा कहते हैं, नीचे वाली को अल्फ़ा डैश और बीटा डैश कह दिया जाता है, या इसको 1 इसको 2 कह लें और इसको 1 डैश 2 डैश कह लें, मतलब जो भी तरीक़ाकार आपकी बुक में उसके मुताबिक इसका नाम जो है। अब ये दोनों जो क्लोरीन्स अटैच हैं वो एक बीटा कार्बन के साथ अटैच है और एक बीटा डैश के साथ अटैच है, तो इसको बीटा डैश के नाम से भी यानी कि बयान किया जाता है, और बीटा डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इसका नाम जो है। तो बीटा डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी इसका नाम जो है वो कॉल किया जा सकता है, या वैसे बीटा डैश नहीं कहना तो सिंपली डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी कहा जा सकता है। तो आप इसका नाम जो है वो जिस तरह भी कॉल करना चाहें, चाहे बीटा डैश के नाम से कर लें, चाहे वैसे डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड कह लें। तो बाज़ किताबों में अकेला इथाइल सल्फाइड होता है, बाज़ जगह डाइथाइल सल्फाइड होता है, वो बहरहाल कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड भी कह सकते हैं, बीटा डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी कह सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। तो 2 क्लोरीन के एटम जो थे ये वाले, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ इस्तेमाल हो गए, और इन 2 में से एक सल्फर एटम यहाँ इस्तेमाल हो गया और एक सल्फर का एटम जो है वो बच गया, जिसको कि उसने अलहदा भी शो किया हुआ है। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड गैस का मालिक्यूल जो है वो वजूद में आता है। उसके बाद यूजेस के हवाले से उसने आखिरी नंबर पे कहा कि ये इथीन जो है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, यानी कि इससे शुरू करके, इससे स्टार्ट करके भी आप बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपनी बुक में जो मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़े, उन रिएक्शंस के अंदर भी आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईथीन से स्टार्ट करके जो है वो बन जाती हैं। मसलन जैसे कि उसने कहा कि ईथीन से स्टार्ट करके आप बहुत सारे केमिकल्स जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी कि तैयार किए जाते हैं वो आप इससे बना सकते हैं, या इंडस्ट्रियल यूज़ के जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं वो भी इससे बना सकते हैं। मसलन पीछे एक रिएक्शन के अंदर आपने ग्लाइकोल का जिक्र पड़ा, इथाइलिन ग्लाइकोल, वो भी ईथीन से शुरू करके बनती है और वो एक बड़ा मशहूर एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। तो ये गाड़ियों के अंदर जो रेडिएटर्स वगैरह के अंदर पानी को जमने से रोकने के लिए ये पानी के अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इसको डाला जाता है। फर्स्ट ईयर की किताब में 9वें चैप्टर में जो एप्लीकेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इसका जिक्र जो है वो गुजर चुका है। और इसी तरह ईथीन से स्टार्ट लेके आप इथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल वगैरह ये चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें आपने अपनी बुक में पीछे मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर बनती भी देखी। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं अल्काइंस की तरफ। अल्काइंस जो हैं ये आपको पता है कि ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली है, ठीक है जी, और जनरल फार्मूला इनका CnH2n-2 होता है, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो कार्बन की तादाद के डबल से 2 कम होते हैं। ये चीज़ें इंट्रोडक्शन वगैरह में आपको तफसीली बयान की जा चुकी हैं। इनका यानी कि जनरल फार्मूला है CnH2n-2, और इनके अंदर
दो हाइड्रोजन एटम कम होते हैं बनिस्बत किसके, बनिस्बत अल्कीन्स के। अल्कीन्स के अंदर दो हाइड्रोजन कम होते हैं अल्केन्स के मुकाबले में, और अल्काइंस के अंदर दो हाइड्रोजन कम होते हैं अल्कीन्स के मुकाबले में। जो सबसे पहला मेंबर अल्काइन फैमिली का है वो ये है, जिसको हम इथाइन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम जो है वो एसिटिलीन भी आमतौर पे कॉल किया जाता है। तो एसिटिलीन या इथाइन जो है वो इस फैमिली का सबसे पहला मेंबर है। अब अल्काइन के अगर प्रिपरेशन मेथड्स की बात की जाए तो अल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड में जो पहला मेथड है, ये अल्कीन्स के प्रिपरेशन मेथड्स में जो पहला मेथड था ये तकरीबन वही चीज़ है, मामूली से डिफरेंस के साथ। जिन लोगों ने अल्कीन्स के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े हैं उन्होंने पीछे लफ्ज़ पढ़ा था कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन अगर हम करें अल्काइल हैलाइड्स की तो उसके नतीजे में हमें अल्कीन हासिल होती है। अब ये भी वैसे तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ही है जो हम अल्काइल की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अल्काइल हैलाइड की थी और ये विसिनल डाइहैलाइड की है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है कि जिसमें दो साथ साथ वाले यानी एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हैलोजन के एटम जो हैं वो अटैच हों, तो उसको विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। अब वहाँ पे आपको याद होगा कि कंडीशन में हमने पढ़ा था कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमने यूज़ करना है, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH जो है वो इस्तेमाल होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाने के लिए। और यहाँ पे भी अगर आप रिएक्शन समरी पढ़ें तो उसी तरह की मिलती जुलती चीज़ जो है वो यहाँ पे उसने बयान की है कि जी बेस की मौजूदगी में विसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। तो KOH भी बेस है जो हमने वहाँ अल्कोहल के अंदर डाल के यूज़ की थी, और यहाँ भी उसने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में विसिनल डाइहैलाइड जो है अगर आप उसको ट्रीट करें तो दो मालिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड के जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे एडजेसेंट कार्बन एटम से। मतलब जैसे ये एक जनरल मैंने आपके सामने विसिनल डाइहैलाइड लिखी है, ये R से मुराद ये है कि चेन लेंथ जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, लेकिन दो साथ साथ वाले कार्बन के साथ हैलोजन लगे हुए हैं। तो बेस की मौजूदगी में जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो दो मालिक्यूल HX के, HX मीन यानी हैलोजन एसिड्स के जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और प्रोडक्ट जो है वो ट्रिपल बॉन्ड वाली अल्काइन आपको हासिल होगी। मिसाल के तौर पर आप इसको यूं समझ लें कि ये दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये दो हैलोजन लगे हुए हैं। अब किसी एक कार्बन से पहले हाइड्रोजन और साथ वाले से हैलोजन रिमूव हो जाएगी, मतलब ये H और ये X भी पहले रिमूव हो सकता है, या फिर राइट साइड वाली हाइड्रोजन और ये वाला हैलोजन भी रिमूव हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो पहला मालिक्यूल है इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो अलहदा हो गई, और इसी तरह ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकली और ये यहाँ से हैलोजन निकली और ये HX का एक मालिक्यूल बन गया। और इसी तरह अगले स्टेप में फिर ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये समझ लें कि बॉन्ड यहाँ से टूटा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलहदा हो गई, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई और इसी तरह ये हैलोजन का एटम यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और ये दूसरा HX का मालिक्यूल यहाँ पे बन गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर कार्बन ने यूं दरमियान में शेयर करके बॉन्ड सिंगल की बजाय तो ये ट्रिपल कर लेना है और ये प्रोडक्ट जो है वो अल्काइन आपको हासिल हो जाएगी। ये एक जनरल रिएक्शन है जो उसने आपके सामने बयान किया। अब अगर आप इस रिएक्शन को किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के नुक्ता नज़र से लिखना चाहें तो वो भी आप बयान कर सकते हैं। मसलन जैसे आपके सामने आपकी बुक में यूं दो हाइड्रोजन्स के साथ और ये ब्रोमीन के साथ ये एक विसिनल डाइहैलाइड हमने लिया है जिसको हम 1,2 डाइब्रोमो ईथेन कहेंगे नॉमेनक्लेचर के मुताबिक। और जब आप इसका रिएक्शन उसी तरह अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे। अब ये देखें जनरल रिएक्शन में उसने अल्कोहलिक KOH नहीं लिखा था, वैसे बेस लिखा था, लेकिन अब वो वही अल्कोहलिक KOH यहाँ पे लिख रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह ये पहले एक यहाँ से हाइड्रोजन सपोज चली गई और ये यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो गया, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और कार्बन के दोनों एटम जो हैं उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान में
शेयर करके, तो ये समझ लें कि बॉन्ड यहाँ सिंगल की बजाय डबल कर लिया। तो ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और बाकी ये एक हाइड्रोजन इधर ऑलरेडी लगी हुई थी, ब्रोमीन इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद है, ठीक है जी, और ये एक H मौजूद है। तो ये पहले बॉन्ड सिंगल से डबल हो गया। ये डबल बॉन्ड वाली एक समझ लें कि अल्कीन पहले जो है वो वजूद में आ गई। इसको इकट्ठा करके अगर आप लिखें तो ये इकट्ठा करके लिखें तो ये समझ लें बेसिकली ये यही चीज़ है, CH2 डबल बॉन्ड और फिर आगे ये CH और ये इसके साथ ब्रोमीन। तो जिन लोगों को नॉमेनक्लेचर कवानीन अच्छी तरह समझ हैं उनको ये बात याद होगी कि ये इतनी चीज़ जो होती है इसको वाइनाइल ग्रुप कहते हैं। तो और ये साथ ब्रोमीन लगी हुई है, तो लिहाजा ये पहले मरहले में वाइनाइल ब्रोमाइड जो है वो आपको हासिल हो गया। नेक्स्ट मरहले में अब ये सेकंड स्टेप में यही वाइनाइल ब्रोमाइड जो है इसकी डीहाइड्रोहलोजिनेशन दोबारा फिर उसी तरह अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में होनी है, और ये दोबारा फिर जब इसी तरह डीहाइड्रोहलोजिनेट होगा तो ये बॉन्ड इस तरह दोबारा फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और इसी तरह ये यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये यहाँ से HBr का एक दूसरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, और कार्बन के दोनों एटमों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर करके तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आपको इथाइन या एसिटिलीन जो है वो हासिल हो गई। अब उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि सेकंड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड का जो है वो रिमूव होता है ग्रेटर डिफिकल्टी के साथ, यानी ये जो सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ से HBr का निकलना है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल के साथ निकलता है, और उसके लिए ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ये ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब है कि उसमें आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग हीटिंग विदाउट मॉइस्चर, या नमी के बगैर, या यूँ कह लें कि खुश्क हालत में आपको हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तब कहीं जाके दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से एलिमिनेट होगा। तो लिहाजा ये सेकंड मॉलिक्यूल का जो रिमूवल है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ से। असल में ये रिमूवल इसलिए मुश्किल होता है कि जब पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं उनके साथ भी बॉन्ड लेंथ जो है वो प्रॉपर अपनी जगह कायम रहती। लेकिन जब वो बॉन्ड सिंगल से डबल हो जाता है तो कार्बन के अपने ये जो डबल बॉन्ड है इनकी वजह से कार्बन कार्बन ये जो बॉन्ड बने हुए इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती, लिहाजा वो इर्द गिर्द के जो एटम्स होते हैं उनके साथ भी जो उसका खिंचाव है कार्बन का वो पड़ता है, और उस वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो भी थोड़ी सी यूँ कह लें कि श्रिंक हो जाती। तो लिहाजा वहाँ से फिर रिमूवल जो है सेकंड मॉलिक्यूल का वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड जो है वो उल्टा स्ट्रांग हो जाता है बजाय कमज़ोर होने के, तो इसलिए फिर रिमूवल जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो अगला मेथड है वो भी डी हेलोजिनेशन का ही है, लेकिन वो टेट्रा हेलाइड से होगा। मतलब 4 हेलोजिन एटम वाला आपने टेट्रा हेलाइड जो है वो लेना है, और उससे चारों हेलोजिन के एटम जो हैं वो आपने रिमूव करने हैं। तो टेट्रा हेलाइड जो है उसकी हमने डी हेलोजिनेशन करनी है, यानी कि रिमूवल ऑफ हेलोजिन उस पे से आपने करना है। तो वो कहता है जी कि कोई टेट्रा हेलाइड, या जिसका दूसरा नाम टेट्रा हेलोअल्केन भी वो कह रहा है, वो कहता है कि आपने कोई टेट्रा हेलोअल्केन या टेट्रा हेलाइड जो है वो लेना है, और उसको आपने रिएक्ट करवाना है किसी एक्टिव मेटल के साथ। ये एक्टिव मेटल का मतलब ये है कि यानी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, मसलन जैसे जिंक है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, इनका शुमार जो है वो एक्टिव मेटल्स के अंदर होता है। तो आप इनमें से कोई भी एक्टिव मेटल लेके तो उसका इस्तेमाल करके तो टेट्रा हेलोअल्केन या टेट्रा हेलाइड जो है अगर उसकी डी हेलोजिनेशन कर दें, यानी उसमें से हेलोजिन हटा दें, एक्स एटम जो है वो हटा दें, रिमूव कर दें, तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको अल्काइन जो है वो हासिल होगी। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में उसने ये ब्रोमीन के एटम्स के साथ टेट्रा हेलाइड जो है वो दिखाया हुआ है कि ये जनाब टेट्रा हेलाइड है, और इसका नाम जो है वो 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन होगा। अगर इसका नाम कॉल करना चाहें तो 1122
2,2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन, ये इसका नाम है। तो आपने समझें कि जिंक के साथ इसका जब रिएक्शन करवाना है तो जिंक ने पहले कोई 2 साथ साथ वाली ब्रोमीन्स जो हैं वो रिमूव कर देनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये नीचे से जिंक ने ब्रोमीन्स जो हैं वो रिमूव कर दी, तो ये इस तरह दोनों ब्रोमीन्स जिंक यहाँ से हटा लेगा और इतनी चीज़ पहले मरहले में जिंक ब्रोमाइड बन के उतर जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन समझ कि यहाँ शेयर करके तो बॉन्ड सिंगल से डबल हो गया। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में इस तरह प्रोडक्ट हासिल होगी और साथ बन जाएगा जिंक ब्रोमाइड ZnBr2। अगले मरहले में ये जो ZnBr2 है इसमें से भी रिमूवल हो जाएगा बाकी 2 ब्रोमीन्स का। तो अब अगले मरहले में फिर जिंक जो है ये दोनों ब्रोमीन्स को यहाँ से रिमूव करेगा और यहाँ से अब ये बॉन्ड डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड अब यहाँ से ब्रेक होगा और ये आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया और ये इधर से ब्रेक हो गया। तो ये इतनी चीज़ फिर दोबारा यहाँ से जिंक ब्रोमाइड बन गई और ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर शिफ्ट होके तो बॉन्ड डबल से ट्रिपल हो गया और ये फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आपको इथाइन या एसिटिलीन हासिल हो गया और जिंक ब्रोमाइड का एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से बन गया। तो इस तरह ये टेट्रा हैलाइड की डी हेलोजिनेशन से भी प्रोडक्ट के तौर पे आपको अल्काइन जो है वो हासिल होती है।